अस्सलामुअलैकुम। ये HTML एंड CSS सीरीज़ के लिए उर्दू में दूसरा लेक्चर है। हमने W3 स्कूल से लर्निंग स्टार्ट की थी HTML की, और पिछले लेक्चर में हम HTML बेसिक्स तक पहुँचे थे। तो इस लेक्चर में हम वहाँ से आगे चलेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा है HTML एलिमेंट्स। तो इसमें टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको देखते हैं HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। W3 स्कूल से आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी पहली जो लाइन है वो उस चीज़ की, उस टॉपिक की डेफिनेशन है। तो इसने क्लियरली बताया हुआ है HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि HTML एलिमेंट कोई भी उस कुछ चीज़ को HTML एलिमेंट कहते हैं जिसमें कोई स्टार्ट टैग हो, एंड टैग हो और बीच में कोई कंटेंट हो। तो ये पूरे का पूरा HTML एलिमेंट कराएगा। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे H1, हेडिंग 1, इसके अंदर टेक्स्ट या कंटेंट और फिर टैग क्लोज हो रहा है। तो ये पूरे का पूरा मिलके एक HTML एलिमेंट बनेगा। इस टर्मिनोलॉजी को आपने जहन में रखना है क्योंकि ये बाद में काम आएगी। तो इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि टैग हमेशा स्टार्ट होगा, वो कहीं पे फिनिश होगा, यानी वो क्लोज़ होगा इस तरह से, और उसके बीच में कोई ना कोई चीज़ आएगी। कुछ टैग्स ऐसे हैं जो क्लोज़ ना भी करें, वो सिंगल लाइन टैग्स होते हैं, जैसे हमने इमेज का ऑलरेडी देखा हुआ है। लेकिन उनको भी क्लोज़ करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि उनको भी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि क्लोज़ किया जाए। ये भी इधर वही बात कर रहा है। सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट लाइक BR। BR है, स्टैंड्स फॉर ब्रेक। ये नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए है। इसको भी हम आगे कवर करेंगे। These elements are called empty elements. Empty elements do not have end tag. इनका end tag नहीं होता, लेकिन BR को भी हम स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश और फिर ब्रैकेट बंद करके करें तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। W3 स्टैंडर्ड्स रिकमेंडेड है। अच्छा जी, इन टर्मिनोलॉजीज़ में आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं कि आप टैग्स ओपन करें तो क्लोज़ भी करें, बेशक सिंगल टैग ही क्यों ना हो, उसको भी क्लोज़ करना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स पे। तो HTML एलिमेंट्स जो है वो नेस्ट भी किए जा सकते हैं। नेस्ट का मतलब ये होता है कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग आ सकता है। इस पर भी हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। HTML बनता ही ऐसे है कि उसके अंदर एक टैग के अंदर दूसरा टैग आता है, दूसरे के अंदर तीसरा, एंड सो ऑन, जितनी भी आपकी ज़रूरत होती है। तो बेसिकली क्या है, HTML का टैग सबसे जो आउट है उसके अंदर नेस्ट हो रहा है, बॉडी के अंदर नेस्ट हो रहा है H1 और P। ये दोनों बॉडी के अंदर हैं और बॉडी जो है वो HTML के टैग के अंदर है। इस तरह दी HTML एलिमेंट इज़ द रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट वो होता है जो सबसे टॉप पे होता है, और HTML के डॉक्यूमेंट में HTML एलिमेंट ही रूट एलिमेंट होता है हमेशा। ये हम सबका पेरेंट एलिमेंट यही होगा। उसके अंदर बॉडी और हेड के टैग्स आते हैं जो जिन पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बॉडी के अंदर हमारे मैक्सिमम टैग्स आएंगे, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ जो हम ब्राउज़र में देख रहे होते हैं। हाँ, इसके बाद यही डिस्कशन चल रही है। इस पर हम मैक्सिमम चीज़ों पे पहले बात कर चुके हैं। ये भी कह रहा है कि नेवर स्किप द एंड टैग। इसको कभी नहीं भूलना, कभी छोड़ना भी नहीं है। HTML एलिमेंट्स जो एम्प्टी होते हैं, उसने BR की एग्जांपल दी है। तो BR लाइन ब्रेक करता है, यानी नेक्स्ट लाइन में जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए BR क्या होता है। दिस इज़ आ, देखिए दिस इज़ आ के बाद लाइन ब्रेक हो रहा है और पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक। उसके बाद ये वाला कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। अब मैं इसको BR यहाँ पे भी डाल देता हूँ तो ये थर्ड लाइन में चला जाएगा लाइन, ये चीज़ देखिए। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि इसको इस तरह से लिखना है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इसको ऐसे ही लिखना है, यानी सिंगल टैग भी हो तो उसको क्लोज़ करना है साथ। ये रिकमेंडेड वे है और इसी को यूज़ करना है। हाँ, वापस आते हैं। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव, मतलब कैपिटल P लिखें या स्मॉल p लिखें,
बात एक ही है, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो स्मॉल है, कैपिटल नहीं। एंड डिमांड्स लोअर केस फॉर स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंट टाइप इन XHTML। हाँ, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि लोअर केस रिकमेंडेड है, अपर केस को अवॉइड करें। HTML टैग रेफरेंस, इस पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। HTML एट्रीब्यूट्स, HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम HTML एट्रीब्यूट्स को के थ्रू डिफ़ाइन करते हैं। एट्रीब्यूट्स को दूसरे अल्फाज में प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, जैसे किसी टैग का नाम, उसकी उसका स्टाइल, उसकी क्लास, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी HTML एलिमेंट की। तो डिपेंडिंग ऑन द टैग या एलिमेंट, हर एक टैग की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट सेम हैं। जैसे क्लास सारे HTML एट्रीब्यूट्स पे डिफ़ाइन की जा सकती है, इस तरह ID दी जा सकती है, उनको स्टाइल किया जा सकता है। कुछ कॉमन है, कुछ स्पेसिफिक हैं, और ये चीज़ें कवर की जाएंगी। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, ये हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। इसका मतलब ये है कि एट्रीब्यूट्स जो टैग स्टार्ट होता है उस पर डिफ़ाइन किए जाते हैं, जो टैग क्लोज होता है उस पर नहीं किए जाते। मतलब यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं डिफ़ाइन होगा, बल्कि स्टार्ट टैग के अंदर होगा। तो ये स्टैंडर्ड है, इसी को फॉलो करना है। यहाँ पे आप करेंगे भी तो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि एरर आ जाएगा, और टैग क्लोज ही नहीं होता। वैसे एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स, मतलब इनका इस तरह से इनको इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। नेम होती है और इक्वल टू के साइन के बाद उसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, मतलब कोट्स के अंदर सिंगल या डबल के अंदर उसको कोई वैल्यू देते हैं। कोट्स के लिए ये स्टैंडर्ड याद रखें कि अगर आप HTML डॉक्यूमेंट में सिंगल कोट यूज़ करें तो सिंगल के साथ चलें, डबल यूज़ करें तो डबल के साथ चलें, मिक्स ना करें। दी href एट्रीब्यूट, ये अब इसकी एग्जांपल दी हुई है कि एंकर टैग जो होता है जिससे हम हाइपरलिंक डिफ़ाइन करते हैं, इसका एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है जो एंकर से एसोसिएटेड है। मतलब मैंने कहा था कि कुछ टैग्स के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, तो एंकर का टैग href, href में हम वो लिंक देते हैं जिस पेज के साथ या जिस लिंक के साथ इस एंकर को लिंक करवाना है, या जब इस लिंक पे क्लिक हो तो इस पेज पे जाना है, वो हम डिफ़ाइन करते हैं एट्रीब्यूट के थ्रू। और href एंकर एलिमेंट का एट्रीब्यूट है। तो इसको हम करके देखते हैं। विजिट सिंपल HTML पेज है और इसके अंदर ये विजिट W3 स्कूल्स का एंकर टैग बना हुआ है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो उस पेज पे चला जाऊँगा। तो ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा द सोर्स एट्रीब्यूट इमेज हमने ऑलरेडी देखा था, उसका एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है, ये स्पेसिफिक टू इमेज एलिमेंट है। तो सोर्स के अंदर हम इमेज का पार्ट डिफाइन करते हैं, URL भी हो सकता है और कोई लोकल पाथ भी हो सकता है किसी भी इमेज का। तो इस पे हम क्लिक करके देखते हैं। तो इस तरह से हम इमेज इंक्लूड कर सकते हैं। हाइट और वेड्थ इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिटेल के अंदर। तो बेसिकली इस एलिमेंट के सोर्स एट्रीब्यूट है, विड्थ एट्रीब्यूट है, हाइट एट्रीब्यूट है, इसके अलावा मज़ीद भी हैं। और जैसे इसका क्लास एट्रीब्यूट है, और ये सारे टैग्स पे अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे हम इसको कोई भी क्लास दे सकते हैं। ID इसका एट्रीब्यूट है, ID जो है वो कुछ भी दे सकते हैं, A1 B1। हाँ, क्लास और ID में फ़र्क हम बाद में देखेंगे, लेकिन सिंपल मैं ये बता दूं कि ID हमेशा पेज के अंदर यूनिक रहना चाहिए। 2
एलिमेंट्स का आईडी सेम नहीं आना चाहिए, जबकि क्लास सेम भी आ सकती है। और ये बेसिकली इनका मेन पर्पस स्टाइलिंग अप्लाई करना है वो किसी एलिमेंट पे, या जावास्क्रिप्ट के डोम मैनिपुलेशन करवाने के लिए ये एज आइडेंटिफायर्स यूज़ होते हैं, क्लास और आईडी। वो बाद वाला टॉपिक है, अभी मैं आपको एडवांस चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो अब वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। विड्थ और हाइट पे हमारी डिस्कशन हो चुकी है डिटेल के अंदर, मज़ीद इस पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। दी ऑल्ट एट्रीब्यूट ये है कि अगर ये इमेज इस सोर्स पे ना मिले तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या डिस्प्ले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिल रहा, या आपका इमेज उस पाथ पे नहीं पड़ा हुआ, तो बजाय कि ब्राउज़र के ऊपर छोड़ने के वो इस इमेज की जगह कोई भी अजीबोगरीब किस्म का आइकॉन डिस्प्ले कराए या कुछ और कुछ डिस्प्ले ही ना कराए, तो उससे बेहतर है कि उसकी जगह, उस इमेज की जगह कोई मीनिंगफुल टेक्स्ट आ जाए। तो अगर ये इमेज किसी वजह से लोड नहीं होती, उसकी जगह ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये भी इमेज का एट्रीब्यूट है। इसके अलावा ये भी उसी की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अभी हम जाके देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1। अभी तो इमेज है, अब यकीनन ये इमेज नहीं होना चाहिए, तो अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ गया इमेज, क्योंकि उसको नहीं मिली। तो ये ऐसे काम करता है। इसके अलावा जी एक काफ़ी मशहूर एट्रीब्यूट है, और ये तकरीबन सारे एलिमेंट्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको स्टाइल कहते हैं। स्टाइल बेसिकली CSS लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। CSS पर डिस्कशन बाद में आएगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए, उसको कलर देने के लिए, उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, उस पर कोई भी कॉस्मेटिक अप्लाई करने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक टैग्स की हाइट विड्थ एडजस्ट करने के लिए एट्रीब्यूट्स मौजूद हो, लेकिन रिकमेंडेड तरीका ये होता है कि हम ये चीज़ें डील करें CSS के थ्रू, क्योंकि CSS का मकसद यही है। मतलब कलरिंग देना, हाइट विड्थ देना, उसके अलावा उसमें कुछ भी बैकग्राउंड अप्लाई करना, और बेसिक किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग करना, ये काम CSS का है, और ये हमें CSS से ही करवाना चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि CSS से ही एलिमेंट्स की और पेज की स्टाइलिंग हुई हो, ताकि मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी हो। हम एक जगह से चेंज करें तो सारी जगह पे चेंजेस अप्लाई हो जाएं, हमें बार बार जाके कोड के अंदर चीज़ें मॉडिफाई ना करनी पड़े। तो CSS लिखने का एक आसान तरीन तरीका ये है कि टैग के अंदर स्टाइल डिफ़ाइन करें, स्टाइल के एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करें और उसको वैल्यू दें कोई भी। तो इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन अभी उन्होंने W3 स्कूल्स वालों ने कलर की हमें स्टाइल देने का बताया हुआ है कि कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ का कंटेंट है, इसका कलर अगर मैं रेड करना चाहता हूँ तो मैं CSS के इस स्टाइल के थ्रू इसको रेड कर सकता हूँ। इसमें इक्वल टू के साइन के बजाय कॉलन आता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी का नाम पहले आता है लेफ़्ट साइड पे, फिर कॉलन आता है और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है और उसके बाद सेमी कॉलन आता है। तो ये बेसिकली एक स्टाइल है। सेमी कॉलन इसलिए लगाना अच्छा है कि इसके बाद में इस कोड के अंदर एक और स्टाइल डिफ़ाइन कर सकता हूँ मैं, मतलब कलर के अलावा मैं और भी इसको कोई CSS प्रॉपर्टी देना चाहूँ, चेंज करना चाहूँ, तो मैं उसकी चेंज कर सकता हूँ इस सेमी कॉलन के बाद। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली एरर आ जाएगा, वो स्टाइल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये वैलिड नहीं होगा। तो बेसिकली अभी हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इसको देखते हैं कि क्या करेगा। ये देखें रेड कलर में आ रहा है, मैं कहता हूँ ब्लू हो जाए, यहाँ पे ब्लू लिख दूँगा, रन। ये देखें ये ब्लू हो गया। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ।
The lang attribute. You should always include the lang attribute inside the HTML tag to declare the language of the web page. This is meant to assist search engines and browsers. The following example specifies English as the language. तो ये एक रूल ऑफ थंब बता रहा है कि आप जब भी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसके अंदर लैंग्वेज का एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया करें ताकि ब्राउज़र और सर्च इंजन्स को जब ये HTML मिले या दिखे तो वो पहचान लें कि ये पेज किस लैंग्वेज का है। बहरहाल जी, इसके अलावा कंट्री कोड्स कैन आल्सो बी एडेड टू द लैंग्वेज कोड in the lang attribute. So the first two characters define the language of the HTML page and last two characters define the country. The following example specifies English as the language and the United States as the country. तो खाली लैंग्वेज डिफ़ाइन करने के साथ साथ हम कंट्री कोड्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसमें पहले दो करैक्टर्स जो है वो लैंग्वेज के लिए हैं और लास्ट टू करैक्टर्स कंट्री के लिए हैं, उनके बीच में डैश आ जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये US इंग्लिश का पेज है। तो इस तरह UK की इंग्लिश अलग है, जैसे आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत फ़र्क है US और UK की इंग्लिश में, तो हम मोर स्पेसिफिक कर सकते हैं। ये बहरहाल आपके हाथ में, आपकी एप्लीकेशन की नीड पे खाली EN भी चलेगा, EN US के थ्रू जाना चाहें या EN UK के थ्रू जाना चाहिए, ये आपके ऊपर है। The title attribute. The title attribute defines some extra information about an element. The value of the title attribute will be displayed as tooltip when you mouse over the element. इसको अब हम देखते हैं तभी आपको समझ आएगी कि टूल टिप क्या होती है। ये जो आई एम आ टूल टिप का छोटा सा टेक्स्ट आ रहा है, ये टूल टिप होती है, मतलब हेल्पफुल टेक्स्ट आप कह लें इसको। मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ भी जो टेक्स्ट है या आइकॉन है, मैं अगर चाहता हूँ कि बंदा जब इस पे माउस ओवर करे तो उसको फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाए ये चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ और इसको मैं स्पैन एक डिफ़ाइन कर देता हूँ और स्पैन के अंदर मैं टाइटल रखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ मैं करता हूँ, तो ये देखें मैं इस क्वेश्चन मार्क पे जाऊँगा तो इसकी अलग टूल टिप आ जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट्स पे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे एक कोई क्वेश्चन मार्क होता है, उसके ऊपर हम माउस ओवर करते हैं तो एक प्यारी सी टूल टिप खुल जाती है। वो बेसिकली यही चीज़ है। तो बहरहाल ये भी कवर हो गया। स्पैन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। स्पैन वो टैग है जो हम किसी भी जगह पे इंक्लूड कर सकते हैं और ये खुद से कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करता, बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पैराग्राफ का टैग चल रहा था तो मैंने कहा इसी रो के अंदर क्वेश्चन मार्क आ जाए, कोई नई रो में ना जाए। तो ये एक स्पैन एक छोटा सा स्पेस क्रिएट करता है इस एलिमेंट के, इस टेक्स्ट के लिए या इसके अंदर जो भी हम HTML लिखेंगे उसके लिए, ताकि हम उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकें या जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं डोम के थ्रू वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। तो ये मतलब एज इट इज़ इसका अपना कोई स्टाइल नहीं होता, लेकिन ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इस एरिया के अंदर, इस कंटेंट के अंदर, इस HTML के अंदर के ऊपर मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकूँ किसी क्लास की बेस पे, ID की बेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अब ये कंटेंट चल रहा था, इस सारे की टूल टिप अलग है, इस क्वेश्चन मार्क की अलग है। हालांकि ये इस पैराग्राफ का हिस्सा है लेकिन इसकी टूल टिप अलग से है। इसके ऊपर माउस ओवर करने से इसकी टूल टिप खुलेगी, ना कि पैराग्राफ की।
तो ये बेसिकली मैंने इस एरिया को स्पेसिफिक कर दिया है कि भाई आपके ऊपर ये वाला टाइटल अप्लाई हो। तो ये फ़ायदा है स्पेन का। आगे चलते हैं। वही सजेस्ट ऑलवेज यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट्स, इस पर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि केस हमेशा लो ही रखें, ये रिकमेंडेड है टैग्स और एट्रीब्यूट्स के लिए। यकीनन टेक्स्ट जो है वो जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं उसी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को आप फॉलो करें। वी सजेस्ट ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़, मतलब ये काम ना करें कोट्स के बगैर वैल्यूज़ ना दें, बल्कि कोट्स के साथ दें। ये एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है और बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं। समटाइम्स यू हैव टू यूज़ कोट्स, दिस एग्जांपल विल नॉट डिस्प्ले द टाइटल एट्रीब्यूट करेक्टली बिकॉज इट कंटेन्स अ स्पेस। जैसे ये बता रहा है कि जब आप कोट यूज़ नहीं करते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोट यूज़ किए बगैर टाइटल डिफ़ाइन हुआ है, तो मेरा अपना ख्याल है कि सिर्फ इसमें अबाउट डिस्प्ले होगा। ये स्पेस के बाद जो चीज़ आएगी ये उसको एट्रीब्यूट कंसिडर करेगा, और ऐसा कोई एट्रीब्यूट इसका है ही नहीं, वरना इसकी कोई वैल्यू है। तो बेसिकली मेरा अपना ख्याल है कि टाइटल इसका जो है टूल टिप अबाउट डिस्प्ले होगी, ये इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ये एज इनवैलिड HTML कंसिडर होगा। लेकिन HTML नॉर्मली एरर्स नहीं देता। अब ये चीज़ देखें, यू कैन नॉट ओमिट कोट्स, इसके ऊपर माउस ओवर करता है तो ये खाली अबाउट है। तो इसको मैं अगर कोट्स में दूंगा तो ये पूरा आएगा। इसको रन करते हैं जी, ये देखें अब ये फुली डिस्प्ले हो रहा है। बहरहाल इस पर भी डिस्कशन हो गई। सिंगल और डबल कोट्स अराउंड attribute values are most common in HTML, but single quotes can also be used in some situations when attribute value itself contains double quotes. It is necessary to use single quote. For example, अगर attribute की वैल्यू के अंदर डबल कोट आ रहा हो तो उसका जो आउटर कोट है वो सिंगल कोट यूज़ करें, और अगर सिंगल कोट इसके अंदर आ रहा हो तो आउटर कोट जो है वो डबल कोट यूज़ करें। ये चीज़ वो इधर बता रहे हैं, इसको हम देख भी लेते हैं। ये देखें, ये कोट के साथ आ रहा है और ये सिंगल कोट के साथ आ रहा है। तो बहरहाल उम्मीद है ये अभी तक आसानी लग रहा होगा आपको। ये अब चैप्टर समरी दे रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया है। इसको जब आप कर रहे होंगे रिवाइज, तो ये जो नीचे आपसे एक्सरसाइज करवा रहा है आप इसको स्टार्ट करें और जाके इसकी एक्सरसाइज हल करें ताकि आपको पता हो ये आपको कितना आता है। चलें जी, अब बारी है HTML हेडिंग्स की। HTML हेडिंग्स पे हम ऑलरेडी कुछ बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि HTML हेडिंग्स H1 से H6 तक होती हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। HTML headings are titles or subtitles that you want to display on a web page. टाइटल या सब टाइटल या हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कह लें आप इन्हें। जैसे हम किसी वर्ड के डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स देते हैं, इसी तरह से HTML डॉक्यूमेंट में भी हम हेडिंग्स देते हैं अपने कंटेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसको रीडेबल बनाने के लिए, और मतलब सेक्शंस को टाइटल्स और हेडिंग्स देने के लिए। तो अब ये यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 का मतलब क्या है। हेडिंग 1 की हाइट वेट ज़्यादा है और नॉर्मली ऐसे ही होता है H1 की, H2 की उससे कम, फिर H3 की उससे कम, एंड सो ऑन। तो आपने भी इसी प्रैक्टिस को कोशिश करना है, फॉलो करें। इसके पीछे देखें, ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये H1 H2 से H6 तक हेडिंग्स हैं, तो ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है। अब ये हर ब्राउज़र की अपनी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, क्योंकि हमने इसको CSS के थ्रू इसकी हेडिंग्स को डिफ़ाइन नहीं किया हुआ कि कौन सी हेडिंग H1 को अप्लाई हो, कौन सी H2 को, कौन सी H3 को, और कौन सी इस तरह से H4, H5 और H6 को।
तो ये हर ब्राउज़र अपनी मर्ज़ी से हेडिंग का साइज़ डिफ़ाइन करेगा, क्योंकि हमने ये ब्राउज़र की इम्प्लीमेंटेशन पे छोड़ा हुआ है कि H1 की या H2 की हाइट और कंटेंट के बीच में, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग, और इसकी ओवरऑल, इसके ऊपर इससे पहले कितना स्पेस हो, इसके बाद कितना स्पेस हो, यानी टॉप और बॉटम पे, इससे लेफ़्ट कितना हो, राइट कितना हो, ये सब चीज़ें मतलब हमने ब्राउज़र की इम्प्लीमेंटेशन पे छोड़ दी है कि वो जैसे मर्ज़ी इसको डिस्प्ले कराए। लेकिन ये एक कॉमन चीज़ है जो आपने ज़हन में रखनी है कि H1 का मतलब सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 का मतलब सबसे छोटी हेडिंग है। हाँ, आगे चलते हैं। इस पे बात होगी, H1 से H6 तक होती हैं। हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ये भी मैंने आपको बता दी है क्यों इम्पोर्टेंट है। Each HTML heading has a default size. However, you can specify the size of any heading with style attribute. तो हम इस तरह से किसी हेडिंग को के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि H1 का फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो। तो अभी इसने हर ब्राउज़र की इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इस तरह से हम सब ब्राउज़र के लिए उसको सेम कर सकते हैं कि भाई जिस ब्राउज़र में भी ये ओपन हो, इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 60 पिक्सल होगा। तो इसको हम करके देखते हैं। जैसे कि 60 पिक्सल की मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी तो नहीं होनी चाहिए, इसको होना चाहिए 30। तो रन करते हैं इसको, ये देखें ज़्यादा बेहतर लग रही है और इतनी हैवी भी नहीं लग रही। तो बहरहाल इस तरह से हम इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। ये HTML एक्सरसाइजेज हैं, इनको भी आके करें और अपने आंसर को सबमिट भी करें। तो बहरहाल जी आगे चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। इस पे भी हमारी कुछ डिस्कशन हो चुकी है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड इज़ यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। पैराग्राफ हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है और उमूमन ये टेक्स्ट का एक ब्लॉक होता है, टेक्स्ट का एक एरिया होता है, इसमें कोई हमने टेक्स्ट दिया होता है। तो टेक्स्ट मीन्स कंटेंट। ये टैग है पी का और ये इसके अंदर कंटेंट है, ये इसकी एग्जांपल है। इस तरह की हम चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं। HTML display, you cannot be sure how HTML will be displayed. Large or small screens and resized windows will create different results. With HTML, you cannot change the display by adding extra spaces on or extra lines in your HTML code. The browser will automatically remove any extra spaces and lines when the page is displayed. ये कह रहा है कि आप कंटेंट की स्टाइलिंग जो है वो ये कोशिश ना करेंगे आप स्पेसिंग दे के उसको करें, बल्कि आप इस तरह की वियर्ड किस्म की स्पेसिंग देंगी भी तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ब्राउज़र्स उसको एज आ, जैसे ही इसमें इसने पता नहीं 10 स्पेस दिए हैं तो इसको ये कंसिडर ही नहीं करेगा, इसमें से एक ही स्पेस वो उठाएगा। इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखें, हालांकि इस पर उसने पता नहीं कितने 10 स्पेस दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जो है वो ब्राउज़र्स इसलिए अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को डिस्प्ले कराते हैं क्योंकि इनके ऊपर हमने कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की हुई। इस चीज़ को जब हम CSS के थ्रू स्टाइल करेंगे तो फिर ये सब ब्राउज़र्स के लिए सेम रहेगा। तो मतलब आप इस तरह से इसको बीच पे स्पेसिंग, स्टार्ट में स्पेसिंग देने की कोशिश ना करें। आप जितने मर्ज़ी स्पेस डाल दें वो अप्लाई नहीं होंगे। उसके लिए एक स्पेशल चीज़ है, अगर आप अपने स्पेस देनी हो तो एक तरीका है, वो भी आगे जब टॉपिक्स में आएगा तो कवर हो जाएगा। हाँ, HTML horizontal rules. The HR tag defines a thematic break in the HTML page and is most often displayed as a horizontal rule. The HR element is used to separate content or define
अ चेंज इन HTML पेज। तो बेसिकली अब एक नया टैग हम देख रहे हैं, HR मींस हॉरिजॉन्टल, आप इसको लाइन कह लें, क्योंकि ये बेसिकली एक सेपरेटर क्रिएट करता है दो पेज के बीच में, ताकि दो सेक्शंस या दो पैराग्राफ्स या कंटेंट के दो एरियाज सेपरेट हो जाएं। ये हम देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी ये चीज़। HR, ये वाली लाइन जो आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये HR के थ्रू आ रही है। तो मैं कहता हूँ इनके बीच में भी HR आ जाए। मैं यहाँ पे सिंपल HR दे दूँ तो इसके बीच में भी लाइन आ जाएगी। बहरहाल इस तरह से लाइन ब्रेक BR हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा इसके थ्रू। द पोएम प्रॉब्लम, पोएम विल बी डिस्प्लेड ऑन सिंगल लाइन। ये देखें, इस बंदे ने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह से पोएम लिखी है कि ये शायद ऐसे करने से इस तरह से डिस्प्ले हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये सिंगल लाइन में आएगी। ये चीज़ देखें, ये सिंगल लाइन में आ गई, तो ये पढ़ने में अब पोएम नहीं लग रही बल्कि पैराग्राफ बन गए। तो सोल्यूशन उसने क्या बताया है? सोल्यूशन, द HTML pre element. The HTML pre element defines pre-formatted text. The text inside a pre-element is displayed in a fixed width font, usually Courier, and it prevents both spaces and line breaks. इसका मतलब क्या है कि प्री के अंदर जैसे मैं टेक्स्ट लिखूंगा वैसे ही आएगा, या आलमोस्ट वैसे ही आएगा, क्योंकि हम तब तक चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ब्राउज़र इसमें कोई अपनी मर्ज़ी का स्टाइल इंक्लूड ना कर दे, जब तक हम CSS के थ्रू उस स्टाइलिंग को इंश्योर ना कर दें। तो बहरहाल इस केस में मोस्टली यही होगा कि ये टेक्स्ट ऐसे ही आना चाहिए। तो ये चीज़ ऐसे ही आ रही है। ज़रा फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट हो गया है, लेकिन वो हर एक ब्राउज़र में अपनी इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मोस्टली स्टाइल्स जो है वो रिटेन रहे, और जो हमने इधर स्पेसेस वगैरह अप्लाई की थी अब वो राइट साइड पे भी नज़र आ रही। तो बहरहाल जी आगे चलते हैं, आगे एक्सरसाइज आ गई, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, स्टाइल्स। तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर स्टाइल्स के थ्रू से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।